माय हीरोइक हस्बैंड। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी शादी शहर के एक बड़े कपड़े के व्यापारी की बेटी के साथ हो जाती है और वो अपनी मेहनत और लगन के साथ इस कारोबार को बहुत ऊपर ले जाता है और एक बहुत मशहूर आदमी बन जाता है। इस कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम मिस्टर यिन है, वो एक काबिल बिजनेसमैन था। फिर इसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने जा रही है। के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी पानी की सतह पर तैरता हुआ नजर आता है। अचानक से वो उस पानी में गिर जाता है और उसकी रूह निकलकर एक और शख्स के जिस्म में दाखिल हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर वो अपने आप को एक बिस्तर पर मौजूद पाता है। वो सोचने लगता है कि मैं कहाँ हूँ। उसे अपने सामने एक मेड काम करते हुए दिखाई देती है। वो उस मेड से पानी मांगता है। मेड उसे देखकर पूछने लगती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। वो मेड उसे बताती है कि वो अपनी शादी की रात छत से पानी में गिर गया होता है, जिस पर मिस्टर यिन को फ़ौरन याद आता है कि किस तरह उसने ख्वाब में अपने जिस्म से रूह निकलकर किसी दूसरे जिस्म में दाखिल होते हुए देखा था। वो फ़ौरन अपने बिस्तर से उठता है और शीशा देखने लगता है। उसके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं होती, कोई ऐनक नहीं होती। वो सोचता है कि जो मैं ख्वाब देख रहा था वो असल में एक हकीकत थी। वो मेड से पूछता है कि मेरी बीवी कौन है, इस पर वो मेड उसे बताती है कि उसकी बीवी का नाम मिस टैनर है और तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिसे मिस टैनर ने चुना। वो मेड उसे मिस्टर लिंग के नाम से पुकार रही होती है। मिस्टर लिंग उस मेड से अपनी बीवी के बारे में पूछता है, जिससे वो उसे बताती है कारोबार का सारा बोझ मिस टैनर के कंधों पर है। सो वो अपने कारोबार को देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में गई है, जिस पर मिस्टर लिंग उसको जवाब देता है कि अपनी शादी से इम्पॉर्टेंट भी कोई बात हो सकती है किसी के लिए। मैं फ़ौरन इस औरत को तलाक देना चाहूँगा। उस मेड के बताने पर मिस्टर लिंग अपनी बीवी को देखने के लिए एमरलैंड हॉल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसके कपड़े देखते हुए उसको अजीब अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अजीब आदमी है, अपनी शादी के कपड़ों में ही निकल आया है। लोगों से रास्ता पूछता हुआ एमरलैंड हॉल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे कुछ लोग लड़ता हुआ दिखाई देते हैं। करीब से गुजरने वाले लोग उसे वहां से जाने से मना करते हैं, लेकिन वो उनको इनकार करते हुए उस लड़ाई वाली जगह पर जाता है। वहां जाकर वो ये देखता है कि एक खूबसूरत लड़की कुछ बुरे लोगों से अकेले ही लड़ रही होती है। इस दौरान मिस्टर लिंग उस लड़की की फ़ोटोज़ लेता है। लोग हैरत से मिस्टर लिंग के फ़ोन की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि मिस्टर यिन की रूह एक सदी पुराने मिस्टर लिंग के वजूद में दाखिल हुई होती है और वहाँ फ़ोन का तस्वुर नहीं होता। वहाँ से वापस आकर मिस्टर लिन एमरलैंड हॉल में दाखिल होता है और वहाँ उसे याद आता है कि उसकी मौत से 20 साल पहले कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा होता है। उसकी वजह उसकी बीमारी होती है, जिसे वो किसी को नहीं बताता। लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी वो उस लड़की को बुला नहीं पाया होता। उसकी याद में वही खड़े खड़े एक नज़्म लिखने लगता है। नज़्म ख़त्म होने पर वो पीछे देखता है। उसकी नज़्म कुछ लोग अपनी कॉपी पर नोट कर चुके होते हैं। शानदार, बेहतरीन, ये आवाज़ें आने लगती हैं। तुम वाकई एक बहुत अच्छे शायर हो, लोगों में से एक शख्स बोलता है। फिर हम देखते हैं कि एमरलैंड हॉल के एक और कमरे में स्टैनर कपड़े के व्यापारियों के साथ एक मीटिंग में मौजूद होती है। शाही ख़ानदान में कपड़ा सप्लाई करने के लिए अपना प्रपोज़ल पेश कर रही होती है। वहीं मिस्टर लिंग कमरे में दाखिल होता है। अपनी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर वो ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करवा लेती है और शाही ख़ानदान को कपड़े की सप्लाई का काम सू फैमिली की मिस टैनर और उसके हस्बैंड लिंग को मिल जाता है, जिस पर शाही ख़ानदान को पहले कपड़ा सप्लाई करने वाला एक डीलर सख्त नापसंद करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर लिंग अपनी बीवी को गौर से देखता है। उसकी बीवी का चेहरा बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिसे उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में छोड़ा होता है। अगला दिन शुरू होता है। हर तरफ मिस्टर लिंग की शायरी की धूम मची होती है। उसकी शायरी अखबार में छप चुकी होती है। तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं कि सू फैमिली का दामाद बहुत अच्छा शायर निकला। फिर हम देखते हैं कि शहर का एक बहुत वेल नाउन शायर उस शायरी के बारे में अपने दोस्त से पूछ रहा होता है और पूछता है कि ये नज़्म किसने लिखी है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये नज़्म सू फैमिली के दामाद मिस्टर लिंग ने लिखी है, जिस पर वो उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाता। फिर हम देखते हैं कि जैंगलिंग शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए होते हैं और शाही ख़ानदान के आदमियों से लड़ने वाली लड़की को ढूंढ रहे होते हैं।
क्योंकि शाही खानदान के सिपाहियों को उस लड़की ने अकेले हराया होता है। इस बात पर पूरा शाही खानदान गुस्से से तिलमिला रहा होता है। उस लड़की को ढूंढने के लिए हर जगह की तलाशी ली जा रही होती है। इसी दौरान ऊपर एक इमारत पर वो लड़की खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग अपनी बीवी टैनर के पास बैठा होता है। टैनर उससे पूछती है कि तुम क्या मुझे तलाक देना चाहते हो, जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे गलत फहमी हो गई थी। और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही शक्ल की दो लड़कियां, मेरी महबूबा मुझे मेरी बीवी के रूप में मिल गई है। वो दिल ही दिल में अपनी पिछली ज़िंदगी में उसे छोड़ने पर बहुत शर्मिंदा होता है। वो सोचता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में इसका अजाला ज़रूर करूँगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग एक प्रॉपर्टी स्टेट वाली दुकान पर जाता है। वो अपनी बीवी के लिए एक घर खरीदना चाह रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर एक घर मिस्टर लिंग को बहुत महंगे दामों फरोख्त करना चाह रहा होता है। जिसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर और मिस्टर लिंग की ख्याली लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मिस्टर लिंग उस प्रॉपर्टी डीलर को कहता है कि तुम मुझे एक बहुत सस्ता सा घर इतने महंगे दामों फरोख्त कर रहे हो। और ये कहते हुए अपना बड़ा सा हथौड़ा उस डीलर के मुंह पर मारता है। हथौड़ा खाने के बाद उस डीलर के मुंह से खून आने लगता है और वो गिर जाता है। इसके साथ ही मिस्टर लिंग उस प्रॉपर्टी डीलर को कहता है कि अगर ये जगह इतनी ही महंगी होती तो इसे पहले ही शहर के बड़े बिजनेसमैन खरीद चुके होते। इसके बाद ख्यालों ही ख्यालों में मिस्टर लिंग उस डीलर पर रॉकेट से हमला करता है और इस तरह ये ख्याली लड़ाई मिस्टर लिंग जीत जाता है। जिसके बाद वो डीलर कम दामों में वो जगह मिस्टर लिंग को देने पर मजबूर हो जाता है। वो जगह खरीदने के बाद मिस्टर लिंग प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर चला जाता है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मिस टैनर एक शख्स के साथ खड़ी बात कर रही होती है, जिसमें वो शख्स कहता है कि कल की एमरलैंड मीटिंग में तुमने जिस व्यापारी के साथ अपने शोहर के लिए बहस की थी वो इसका बदला ज़रूर लेगा, सो हमें इसके लिए तैयार होना होगा। उसके साथ ही हॉल में मिस्टर लिंग दाखिल होता है और मिस टैनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। वो उसे कहता है कि मुझे कुदरत ने एक और मौका दिया है और तुम्हारी शक्ल में मैं कुदरत के इस मौके को दोबारा से खोना नहीं चाहूँगा। मिस टैनर उसकी बात सुनकर हैरान होती है और कहती है कि ये तो हमारी पहली मुलाकात है। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर लिंग चकरा जाता है और सोचता है कि जिस लड़की को भुलाने में मुझे 20 साल लगे, उस लड़की ने मुझे एक लम्हे में भुला दिया। और उसे कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये हमारी पहली ही मुलाकात है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर जोहान शाही खानदान के सिपाहियों के साथ हॉल में दाखिल होता है और मिस्टर लिंग को अरेस्ट करने की नीयत से वहां आता है। मिस्टर जोहान वो शख्स है जिससे एमरलैंड हॉल में मिस्टर लिंग के लिए उसकी बीवी टैनर ने बहस की होती है। वो इसे इसलिए अरेस्ट करने आए होते हैं कि उन्हें पता चलता है शाही खानदान के सिपाहियों के साथ लड़ने वाली लड़की को मिस्टर लिंग ने भगाने में मदद किया होता है। मिस टैनर अपने शोहर को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में मिस्टर लिंग मान जाता है कि उसने सच में ही उस लड़की को भगाने में मदद की है। इस तरह मिस्टर जोहान मिस्टर लिंग को अरेस्ट करवाता है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग ख्वाब देख रहा होता है जिसमें वो बिस्तरे मर्ग पर होता है और एक शख्स उसका गला दबाकर उसे मार रहा होता है। इसी दौरान जेल में मिस्टर लिंग को इस तरह लेटे देखकर एक शख्स उसके करीब आता है। वो समझता है कि मिस्टर लिंग इस दुनिया से जा चुका है। वो उसकी आंखें खोलकर देखता है। मिस्टर लिंग के जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। उसके बाद वो उसे हिलाता है और समझता है कि वो तो सच में मर चुका है। इसके साथ ही मिस्टर लिंग अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है और भूत भूत चिल्लाने लगता है। मिस्टर लिंग उसे देखकर कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ सो रहा था और तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया। इसके साथ ही सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मिस टैनर अपने शोहर को जेल से निकालने के लिए पैसे जमा कर रही होती है। उसके साथ ही कमरे में मेड दाखिल होती है और पूछती है कि मिस, क्या आपको लगता है कि ये रकम मिस्टर लिंग को बचाने के लिए काफ़ी होगी? जिस पर मिस टैनर जवाब देती है कि पता नहीं, सिल्क खरीदने के बाद
जितने पैसे बचे थे वो मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पैसे मिस्टर लिंग को छुड़ाने के लिए काफ़ी होंगे। इसके साथ ही मिस टैनर अपने हाथ में पहना हुआ कंगन उतारकर उस पैसों वाले बॉक्स में रख देती है और उसके बाद वो अपने कानों के बुंदे भी उतारकर उस बॉक्स में रख देती है। ये देखकर वो मेड कहती है कि मैं भी मिस्टर लिंग को छुड़ाने में मदद करना चाहती हूँ, और वो अपना भी जेवर उतारकर उस बॉक्स में जमा कर देती है। ये देखकर मिस टैनर उस मेड को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो मेड जवाब देती है कि नहीं मेरी लेडी, ऐसा नहीं है, ये सब आपका ही दिया हुआ है। अगर अब आपको ज़रूरत है तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। ये देखकर मिस टैनर अपनी मेड का बहुत मशकूर होती है। मिस टैनर और उसकी मेड वो सब पैसे लेकर जेल की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमें देर हो गई तो वो लोग मिस्टर लिंग को मार देंगे। जैसे ही वो लोग जेल में दाखिल होते हैं तो वो मिस्टर लिंग को आज़ाद खड़ा हुआ पाते हैं। फिर सीन आधे घंटे पहले चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि सिपाही मिस्टर लिंग को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे होते हैं। मिस्टर जोहान सबूत के तौर पर मिस्टर लिंग का फ़ोन, पैसों वाली पोटली और कुछ एग्रीमेंट पेपर मिस्टर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। वो मजिस्ट्रेट मिस्टर लिंग का फ़ोन उठाकर देखता है और कहता है कि ये क्या है, शायद ये कोई हथियार है। जिस पर मिस्टर जोहान जवाब देता है कि हो सकता है ये बहुत ख़तरनाक हथियार हो और जिसको छूने से इंसानों की मौत वाक़या हो सकती हो। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर लिंग हंसने लगता है और जमाइयाँ लेते हुए कहता है कि लोगों, ये कोई हथियार नहीं है, ये तो मेरा फ़ोन है। उसकी बात सुनकर मजिस्ट्रेट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कोर्ट में बोलने की, और मिस्टर लिंग को 20 डंडे मारने की सज़ा सुनाता है। अभी उसे लिटाकर डंडे मारने ही लगते हैं कि अचानक मजिस्ट्रेट के हाथ में वो एग्रीमेंट पेपर लग जाता है। वो उसे देखते हुए कहता है कि रुक जाओ, अभी ना मारना। उस एग्रीमेंट पेपर पर शाही ख़ानदान की मोहर लगी होती है। वो पेपर शाही ख़ानदान को सिल्क की सप्लाई के लिए होते हैं। मजिस्ट्रेट कहता है कि अगर हमने मिस्टर लिंग को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम क्वीन के सामने जवाबदेह होंगे। जिस पर मिस्टर जोहान मजिस्ट्रेट को भड़काते हुए कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये कागज़ नकली हों, और उन पेपर्स को चेक करवाने के लिए साथ वाले कमरे में भिजवा देता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट मिस्टर लिंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा, हमें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। हालात का रुख बदलते देखकर मिस्टर जोहान एक और चाल चलने की कोशिश करता है और कहता है कि हो सकता है इसके पीछे मिस टैनर सू का हाथ हो। इसके लिए हम सज़ा के तौर पर सू ख़ानदान के फैमिली बिजनेस को जब्त कर लिया जाए। जिस पर मिस्टर जोहान कहता है कि तुम्हारा ऐसा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर जोहान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद सीन बदलता है। मिस्टर लिंग अपनी बीवी टैनर और उसकी मेड के साथ बैठा होता है। मिस्टर लिंग की कहानी सुनकर उसकी मेड कहती है कि वाओ मिस्टर लिंग, आप तो बहुत ही अमेजिंग हैं। जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो किस्मत की बात है। जिस पर मिस टैनर जवाब देती है कि वाकई तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है और किस्मत अच्छी होना भी नसीब की बात है। इसके बाद मिस्टर लिंग अपनी बीवी मिस टैनर से कहता है कि अब तुम्हें अपने कारोबार के बारे में और भी एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि कुछ और भी लोग हैं जो तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदानी कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिसे सुनकर मिस टैनर कहती है कि तुम कैसे शोहर हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ लेकर आई, लेकिन तुम उसे यहाँ बिज़नेस की नसीहतें कर रहे हो। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर किन अपनी बीवी को देखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग बाज़ार से गुज़र रहा होता है। वहाँ वो एक बोने आदमी को देखता है। बोना आदमी बहुत दिलचस्प बातें करता हुआ उसके सामने एक लड़की डांस कर रही होती है, जिसे देखकर वो बोना आदमी मिस्टर लिंग को कहता है कि ये मेरी बीवी है। मैं इसके बारे में बहुत ख्वाब देखता था कि मेरी इससे शादी हो जाए, और देखो मेरा ख्वाब सच हो गया। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि क्या ख्वाब देखने से और उन पर यकीन रखने से वो ख्वाब पूरे हो जाते हैं?
तो वो बौना आदमी उसे कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें अपने ख्वाबों पर यकीन है तो वो ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं। इस पर मिस्टर लिंक उस बौने आदमी को कहता है कि मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है। जिस पर वो बौना आदमी कहता है कि तुम सीधा जाकर राइट चले जाओ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। उसके बाद मिस्टर लिंक उस बौने आदमी के बताए हुए एड्रेस की तरफ चला जाता है और गाते हुए उस लड़की के घर के बाहर खड़ा हो जाता है जिसने शाही ख़ानदान के सिपाहियों पर हमला किया होता है। मिस्टर लिंक को देखकर वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो? जिस पर मिस्टर लिंक जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और उस बौने आदमी के बारे में बताता है कि मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ और मुझे उस आदमी ने आपके पास भेजा है। वो लड़की जवाब देती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर मार्शल आर्ट सिखा सकती हूँ, अगर तुम मेरे हाथ से ये फल छीनने में कामयाब हो जाओ। उसकी बात से मिस्टर लिंक रजामंद हो जाता है और दोनों में उस फल को लेने के लिए भागदौड़ शुरू हो जाती है। आखिर में मिस्टर लिंक उस लड़की से वो फल लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस दौरान वो फल मिस्टर लिंक के हाथ से गिरकर टूट जाता है, जिसे वो लड़की देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद धुआं नजर आता है और मिस्टर लिंक की पिटाई होने की आवाज़ आने लगती है। धुआं ख़त्म होने के बाद हम मिस्टर लिंक को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। वो लड़की मिस्टर लिंक से कहती है, क्योंकि तुम्हारी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के सीक्रेट बताती हूँ। और इसके साथ ही वो मिस्टर लिंक को एक मार्शल आर्ट की किताब पकड़ाती है जिस पर मार्शल आर्ट के सीक्रेट लिखे होते हैं। और फिर वो लड़की मार्शल आर्ट का डेमो दिखाने के लिए अपने पाम से एक दरख्त पर हमला करती है और वो दरख्त जड़ से टूटकर नीचे आ गिरता है, जिसे देखकर मिस्टर लिंक बहुत हैरान होता है। इसके साथ ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लिंक रात बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद जब रात को घर वापस जाता है तो उसकी बीवी मिस टैनर उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसे देखकर मिस्टर लिंक शर्मिंदा हो जाता है और देर पर आने से मौजरत करता है, जिस पर टैनर जवाब देती है कि कोई बात नहीं और अपने हाथ ऊपर करने को कहती है। और उसके साथ ही वो मिस्टर लिंक के कपड़ों का माप लेने लगती है, जबकि मिस्टर लिंक को लग रहा होता है कि मिस टैनर उसे गले लगाने लगी है, लेकिन जल्द ही उसकी यह गलतफहमी दूर हो जाती है। मिस्टर लिंक को मिस टैनर बताती है कि उनके फैमिली मेम्बर्स के कपड़े तैयार होने लगे हैं। मेरे पास तुम्हारे कपड़ों का माप नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़ों का माप ले रही हूँ। और साथ ही कहती है कि कल रात जो तुमने हरकत की है, आइंदा ऐसा दोबारा नहीं करना। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मजबूरन मुझे तुम्हें तलाक देनी होगी। इसके साथ ही वो मिस्टर लिंक को कुछ पैसे देती है ताकि वो कारोबार में लगा सके। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर जुहान अपने भाई के पास आता है। उसका भाई जो कि मछलियाँ पकड़ रहा होता है। मिस्टर जुहान ऊंची आवाज़ में अपने भाई को बुलाता है, जिस पर उसका भाई जवाब देता है कि आहिस्ता बोलो, तुमने मेरा शिकार गंवा दिया। मिस्टर जुहान कहता है कि क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे? आप देख रहे हैं कि किस तरह सू फैमिली दिन रात तरक्की कर रही है और इसके साथ साथ उनका ताल्लुक रॉयल फैमिली से भी जुड़ गया है। जिस पर मिस्टर जुहान का भाई कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र ना करो, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और मैंने मिस्टर लिंक की शायरी भी सुनी है, वो यकीनन एक बहुत चालाक और समझदार आदमी है। उसकी बात सुनकर मिस्टर जुहान खामोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंक बाज़ार में से गुजर रहा होता है। वो वहाँ एक नीना नामी लड़की को ढूंढ रहा होता है कि उसे सामने से वो लड़की नज़र आती है। अभी वो उस लड़की के पास जाने ही लगता है कि उसे उस लड़की के पास मिस्टर जुहान नज़र आता है और वो मिस्टर जुहान उस लड़की से बदतमीज़ी करने लग जाता है। मिस नीना उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मिस्टर जुहान इस बदतमीज़ी से बाज नहीं आता और बदतमीज़ी करते करते वो मिस नीना को तवाइफ कहने लगता है, जिसे सुनकर नीना को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ज़ोर का थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन उससे पहले ही वो अपना हाथ रोक देती है
इसके बाद मिस्टर जोहान के कहने पर बाज़ार के और भी लोग नीना के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर लिंक सामने से आता है